ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के केस में सबसे ऊपर की ओर होगा, फास्फोरस में थोड़ा नीचे होगा, बिस्मथ में और थोड़ा नीचे होगा। ओके, अब ध्यान देखो एक चीज, रिपल्सन दिस फिगर में ज्यादा आपको लग रहा है कि दिस फिगर में रिपल्सन ज्यादा लग रहा है? फर्स्ट वाले में डिस्टेंस कम है। फर्स्ट वाले में रिपल्सन ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो नाइट्रोजन में डिस्टेंस सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में। तो क्या है, नो डाउट ऊपर से पुश कर रहा है इसको, नो डाउट ऊपर से दबा रहा है इसको, बट ये वाला भी तो ऊपर की ओर भागने का कोशिश कर रहा है रिपल्सन के तहत, तो इसलिए ये बॉन्ड एंगल थोड़ी सी बढ़ जा रहा है। ओके, और बिस्मथ के केस में ये सबसे नीचे में रहता है तो रिपल्सन सबसे कम है, तो बहुत ज्यादा दबा देता है ऊपर से, और जब ज्यादा दबा देती है ऊपर से तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। सिंपल सी लॉजिक है। तो अमोनिया केस में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। रीजन समझ आ गई ना? ऊपर से दबा रहा है नो डाउट, बट ये भी तो ऊपर भागना चाह रहा है। गॉट इट? तो अमोनिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? यस सर। एक्स्ट्रा प्योर किसमें मिलेगा? NH4NO3 में। एक्स्ट्रा प्योर मैंने बताया था, बेरियम एजाइड और सोडियम नाइट्राइड दोनों में मिलेगा, बताया था लास्ट क्लास में। बेरियम एजाइड और सोडियम नाइट्राइड, सॉरी, बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड दोनों केस में आपको एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मिलेगी, ये दिमाग में रखनी है। इसमें नहीं मिलता उतना प्योर। डाई नाइट्रोजन इज डैश एट रूम टेम्परेचर एंड डैश एट हाई टेम्परेचर। गैस एट रूम टेम्परेचर, सॉरी इनर्ट रिएक्शन के बारे में पूछ रहा हूं। यस सर, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर एंड रिएक्टिव एट हाई टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इनर्ट रहेगा और रिएक्टिव रहेगा हाई टेम्परेचर पे। इनर्ट क्यों रहेगा? क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेज है, बॉन्ड एनर्जी काफी हाई है, 942 किलो जूल पर मोल के आसपास, और हाई टेम्परेचर पे ब्रेक होने के चांसेस है। हाँ, NH3 is the most dash and BiH3 is the most dash, reducing agent and basic में पूछा गया है। बेसिक होगा सर ऊपर में NH3 में। Yes, NH3 सबसे ज्यादा बेसिक है हाइड्राइड में, क्योंकि जो लोन पेयर है एक छोटा सा वॉल्यूम में प्रेजेंट है, और BiH3 सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा है तो हाइड्रोजन को फटाक से निकाल देगा। हाइड्रोजन को निकालेगा फटाक से तो मतलब ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी होगा, और ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छा होगा। समझाया था लास्ट क्लास में। देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस में रहोगे, टच में रहोगे तो आराम से बनेंगे सारे क्वेश्चंस। इनऑर्गेनिक सेक्शन से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इवन एडवांस्ड में, जो संडे को एडवांस्ड हुआ है उसमें इनऑर्गेनिक से बहुत सिंपल 2 क्वेश्चन पूछी गई, बहुत सिंपल। तो डिस्कस करेंगे आज। चलिए, इसी चैप्टर से पूछा गया है। सर एक सेकंड, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, आराम से देखिएगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाइड्राइड्स ऑफ एमोनिया। ओके, सॉरी, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, और एक रिक्वेस्ट है, इनऑर्गेनिक सेक्शन को काफी अच्छे से पढ़ो क्योंकि 100% मार्क्स होते हैं। एडवांस्ड में ऐसा होता है
कि फिजिकल का क्वेश्चन थोड़ा टफ जाता है, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी टफ चल जाता है, बट इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो मारना ही मारना है, कितना घुमाएगा, इनऑर्गेनिक में जगह नहीं है घुमाने। ओके, तो रिक्वेस्ट है आराम से पढ़ो, इंफॉर्मेशन इसमें सिर्फ है समझनी है, हल्की फुल्की समझ। ओके चलिए, हाइड्राइड और नाइट्रोजन हम लोग देखेंगे। तो नाइट्रोजन की जो हाइड्राइड हम लोग जानते हैं 3 प्रकार के। द फर्स्ट वन इज NH3, इसका नाम सबको मालूम है, अमोनिया। दूसरा इज N2H4, इसका नाम कोई बताएगा? हाइड्रोजन। यस, इसके नाम है हाइड्रोजन। और थर्ड वन इज N3H, इसका नाम है हाइड्रोजन एजाइड। ओके, दिस इज हाइड्रोजन एजाइड। तो 3 हाइड्राइड मैंने देखा नाइट्रोजन का यहाँ, बट बेसिकली हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ना है इन डेप्थ अबाउट दिस वन अमोनिया, और वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अमोनिया के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे पहले हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, ammonia is a colorless, non-toxic gas with a pungent smell, बहुत स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल होता है। और आपको मैं बताऊंगा कैसा स्मेल है। NH3 कलरलेस है, पहली बात ये जान लो। नॉन टॉक्सिक, देखो इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे राइटर इसको लिख देते हैं टॉक्सिक, बट बहुत हाई क्वांटिटी में यदि आप इसको सूंघ लेते हो तब जाके आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हल्का फुल्का डैमेज आ सकता है, बट नॉर्मली इट इज नॉन टॉक्सिक, ये पॉइजनस नहीं। ओके, तो राइट वन इज नॉन टॉक्सिक एंड अ स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल, बहुत शार्प स्मेल होता है। टॉयलेट जो होता है ना, वॉशरूम के बगल में जो स्मेल आती है आप लोगों को, इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ एमोनिया गैस ओनली। ओके, तो स्मेल आप लोगों के दिमाग में आ चुका हो। गॉट इट? नेक्स्ट, it is the only gas, it is the only common gas, it is the only common gas that is basic, important word। अमोनिया में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन गैसेस के बीच में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड कॉमन गैस है, ये सब गैस एसिडिक होते हैं, है ना, ये सब पानी में मिलने पे एसिड बना। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब कॉमन गैस है, ये सब न्यूट्रल है। तो आपके आसपास जो अक्सर गैसेस प्रेजेंट हैं वो या तो न्यूट्रल है या तो एसिडिक, बट अमोनिया एक मोस्ट कॉमन गैस दैट इज बेसिक, जो आपके आसपास है। हायर melting point and boiling point as expected from structure। देखो एक्चुअली आप अमोनिया के स्ट्रक्चर को आप देखोगे ना, तो स्ट्रक्चर को देखने के बाद यही लगता है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतनी हाई नहीं होनी चाहिए जितनी है इसकी। इसका रीजन क्या है? इसका सिंपल रीजन है H बॉन्डिंग इन solid and liquid state, in solid and liquid state। okay, solid और liquid state में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियसली एक इंटरेक्शन क्रिएट करता है, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है लिक्विड स्टेट। गॉट इट? ये क्वेश्चन आ सकती है। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होती है। ओके, अमोनिया। अब देखो अमोनिया का यदि आप स्ट्रक्चर जानते होंगे तो आपको मालूम ही है कि एक लोन पेयर स्थित होती है, और यदि ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, वाटर को मैं HOH लिख सकता हूं,
कोई दिक्कत नहीं। यस सर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब क्या होता है, एक इसको मैं ब्रेक कर दूं, मैं H को निकाल दूं यहां से, तो ऑब्वियसली ये मानो कि अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला। ये जो H निकला यहां से, ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के निकला, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ही रह गए, इसलिए OH माइनस, H प्लस OH माइनस हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है, और आप लोगों ने जूनियर क्लासेस 11th में पढ़ा है कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनती है, इट इज बिटवीन one that has got a lone pair and other that is sort of a lone pair. कोऑर्डिनेट बॉन्ड उन्हीं के बीच में बनेगा जहां पे एक किसी के पास लोन पेयर हो और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अमोनिया में क्या होता है, नॉर्मली देखो 4 हाइड्रोजन से तो बॉन्ड है ही, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको ये कोऑर्डिनेट कर देता है हाइड्रोजन के साथ। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये कोऑर्डिनेट कर देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन यही देता है। ओके, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर में आपकी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है, साथ में OH माइनस। अब छोटी सी चीज आपको ये बतानी है, NH4 प्लस और OH माइनस, दिस इज व्हाट, NH4OH। ओके, तो आपसे पूछा गया अमोनिया वाटर में किस तरह रहती है, इट इज NH4 प्लस OH माइनस, या यू कैन से NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, या इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं एक्वस एमोनिया। एक्वस एमोनिया का मतलब द सेम थिंग, ठीक है ना, एक्वस एमोनिया का मतलब यही होता है, कहीं आपको लिखा हुआ मिले एक्वस एमोनिया, एक्वस एमोनिया का मतलब यही है, ठीक है ना, आइडिया शुड बी क्लियर। अब आपसे एक बात मुझे बोलनी है कि एक्चुअली जो ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होती है इक्विलिब्रियम। ओके, तो छोटी सी क्वेश्चन आपके आगे कि इसकी जो इक्विलिब्रियम है टुवर्ड्स राइट होगा कि टुवर्ड्स लेफ्ट होगा? टुवर्ड्स राइट होगा। राइट में चार्ज पार्टिकल्स बन रहे हैं, लेफ्ट में न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल क्या बोलता है, क्या वो चार्ज बिना मतलब का बनाना चाहेगा? सर लेकिन चार्ज तो न्यूट्रलाइज्ड है ना सर, प्लस माइनस कट जाएगा, दैट इज अनदर थिंग, बट पहले चार्ज तो क्रिएट हो रहा है, क्यों चार्ज, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है, इक्विलिब्रियम इज टुवर्ड्स लेफ्ट। एक्चुअली एमोनिया को जब वाटर में आप डालते हो ना, तो ये जो ब्रेक होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है, इक्विलिब्रियम आपकी लेफ्ट की तरफ ही रहती है। बट आप चाहोगे कि मैं इक्विलिब्रियम को राइट की तरफ ले जाऊं, तो आप क्या करोगे मुझे बताओ? पानी ज्यादा डाल दें। और पानी डाल दो, और पानी डाल दो, रिएक्शन को लगेगा, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगी और आगे ले जाएगा और टूटेगी, समझ गए? जितना पानी डालते जाओगे डिसॉल्व और ज्यादा होती जाएगी। ओके, ये सिंपल सी लॉजिक आपको समझ आ गई हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इसमें जो दिमाग लगाना है, एमोनिया के बारे में जो बॉन्ड एंगल आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। 109.5 होता है सर। में कितनी होती है एक टेट्राहेड्रल? 109.5 में कितनी होती है? 109.5 डिग्री। यस, टेट्राहेड्रल में 109.5 होती है। यदि सारे बॉन्ड हो, बट यहाँ पे एक देखो, जैसे यदि मीथेन है, तो मीथेन में सारे बॉन्ड है, तब जाके बॉन्ड एंगल आपको 109.5 डिग्री मिलता है। बट यदि इस बॉन्ड की जगह लोन पेयर आ जाए, ये किसी के साथ बॉन्डेड ना हो, तो रिपल्सन थोड़ा ज्यादा होता है और ये वाला ऊपर से दबाता है और बॉन्ड एंगल को थोड़ा कम करता है। ओके, बट इसमें भी आप थोड़ा फंसोगे, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा है कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना होता है? अमोनिया का बॉन्ड एंगल 160 डिग्री, ये याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है।
ओके 107 डिग्री। क्यों घट जाता है नॉर्मल 109.5 से? क्योंकि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन उतनी ज्यादा नहीं है, बट ये वाला जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को थोड़ा दबा देता है। तो 109.5 रहती है, वो थोड़ा सा दब के क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, और अपने बुक को देखोगे, एनसीईआरटी में देखोगे तो वो लिख दिया है 107.8। बेटा दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, वो 107.8 नहीं है, दैट इज 106.8 उसने लिखने का कोशिश किया है, बट गलती से 107.8 प्रिंट, दैट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, वो 106.8 है जिसको 107 मानी जाती है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा, उसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। तो इसको आप नोट डाउन करो जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन पे आते हैं कि लैब में हम लोग कैसे बनाते हैं, नेचुरली कैसे बनती है। जल्दी से नोट डाउन करो। एक्वस एमोनिया का मतलब क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलो जल्दी नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रिपरेशन। पहले हम लोग देखेंगे नेचुरली कैसे प्रिपेयर, नेचुरल प्रिपरेशन। पहला हम लोग देखेंगे कि नेचुरली कैसे बनता है। देखो, यूरिया तो नॉर्मली मिल ही जाती है, सॉइल्स में रहती है यूरिया। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, सबको मालूम है। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास जल्दी बताओ तो कोई, यार ये सब का मॉलिक्यूलर मास याद रखना है बेटा, 60 होती है, याद रखना, ठीक है ना? कैलकुलेशन टाइम में आप कैलकुलेट करोगे तो उतनी टाइम नहीं है। ओके, यूरिया जो होता है सॉइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है? और अगल बगल में मॉइस्चर भी रहती है। ओके, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बेसिकली यूरिया को डिकम्पोज करता है। ओके, और डिकम्पोज होती कैसे है? मानो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिया है, तो ध्यान से देखो, NH2 NH2, मैं लिख दिया NH4 होल ट्वाइस, 2 नाइट्रोजन थी, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 8 है, 2 2 4 और 4 हाइड्रोजन यहां से ले लिया। ओके, 8 हो गई। ओके, फिर देखो CO, ठीक है ना, और 2 ऑक्सीजन इधर से, CO, ठीक है ना, तो ये बना NH4 होल ट्वाइस CO। तो अमोनियम कार्बोनेट बनती है पहले, फिर अमोनियम कार्बोनेट, ओके, ब्रेक होता है, आपको मिलता है अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना? गॉट इट? तो नेचुरली कैसे बनता है? पहले यूरिया मॉइस्चर के साथ कंबाइन करता है, अमोनियम कार्बोनेट बनती है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, इसलिए इधर NH4 ट्वाइस, ये टूटता है अमोनिया, वाटर, कार्बन बन गई। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि जगह चाहिए। और बैलेंसिंग पार्ट आप लोग घर में कर सकते हो, आराम से समझ जाओगे बैलेंसिंग तुरंत देख के। NH3 कितनी बनेगी बताओ तो? 2 molecules. 2 मॉलिक्यूल बनेगा। हाइड्रोजन कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, तो एक ही बाकी वाटर बैलेंस्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ही बनेगी, ठीक है? तो ये नेचुरली होगा। लैब प्रिपरेशन, बॉडी प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, लैब प्रिपरेशन। ओके, देखो लैब में प्रिपेयर करने के लिए हम लोग नॉर्मली एल्कली को, कोई भी एल्कली ले लो और एमोनियम सॉल्ट लो,
ओके, एल्कली के साथ एमोनियम सॉल्ट को आप ट्रीट करोगे तो आपको एक सॉल्ट मिलेगी, वाटर मिलेगा और एमोनिया मिलेगी। ओके, बड़े तो नॉर्मली जो लैब में होता है यूज, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसका कॉमन नेम क्या है तो बताएगा? स्लेट लाइम। रेड लाइन। ठीक है ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं यदि एमोनियम क्लोराइड के साथ करूं ट्रीट तो देखो क्या मिलेगा? कैल्शियम CaClO2 क्लोराइड CaCl2। तो आपको इक्वेशन साथ में बैलेंस नहीं हो जाएगी। जब दो क्लोरीन चाहिए तो ये भी तो दो चाहिए, सीधा सा बात है। ओके ओके, कैल्शियम और क्लोराइड आपस में कंबाइन कर गया और जनरल इक्वेशन बोल ही रहा है कि वाटर बनेगा और एमोनिया आपके दो मॉलिक्यूल बनेंगे। बड़े अंडरस्टूड? वेरी सिंपल। एल्कली एमोनियम सॉल्ट के साथ सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एमोनिया गैस। ओके, अब देखो कहानी ये है कि यहाँ पे जो हम लोग एमोनिया बनाते हैं वो साथ में वाटर प्रेजेंट होता है, तो मॉइस्ट है, एमोनिया इज मॉइस्ट, बट हम लोगों को ड्राई एमोनिया चाहिए। तो मैं आपसे एक छोटा सा वाटर क्वेश्चन, अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा और आप देखते हो कौन इसका जवाब देता है। ड्राइंग ऑफ एमोनिया कैन बी डन बाय ए phosphorus pentaoxide, B sulfuric acid, C calcium chloride, D calcium oxide। So कैल्शियम CaCl2, क्लोराइड। calcium chloride. चलो देखते हैं एक एक करके क्यों, किसका यूज क्यों नहीं किया जा सकता है। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यदि आप रख के ड्राई करना चाहोगे, एक्चुअली एक टावर बनाई जाती है उसके थ्रू एमोनिया को पास करना है, ठीक है? तो एमोनिया को जब पास करवाओगे फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से तो होता क्या है? एमोनिया प्लस वाटर प्लस फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ये रिएक्ट करके बनती है एमोनियम फोस्फेट। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ एमोनिया और वाटर तो दोनों प्रेजेंट है, बन जाती है एमोनियम फोस्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक अच्छा ये ड्राइंग एजेंट है, नो डाउट, P2O5 इज अ ड्राइंग एजेंट, बट इस केस में नहीं यूज किया जा सकता। सल्फ्यूरिक एसिड भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आपने पढ़ा होगा, वाटर निकालता है, बट इसके साथ भी अमोनिया रिएक्ट करेगा तो एमोनियम NH4 होल ट्वाइस SO4 एमोनियम सल्फेट बनता है। कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी अमोनिया रिएक्ट करता है, एमोनिया की 8 मॉलिक्यूल कैल्शियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करके एक एडक्ट बनाती है, ठीक है ना, एक एडिशन प्रोडक्ट बनाती है। एडिशन प्रोडक्ट आप लोग पढ़ रहे होगे ऑर्गेनिक, ठीक है ना, तो एमोनिया भी नहीं यूज होगी, एमोनिया का ड्राइंग कैल्शियम क्लोराइड से नहीं किया जा सकता, एडिशन प्रोडक्ट बन जाती है। तो राइट आंसर इज कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विक लाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ध्यान देना, पूछा जाएगा एग्जाम में क्यों इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ड्राइंग ऑफ एमोनिया किस तरह की जाती है। नेक्स्ट देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जगह में हम लोग पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। आप एमोनियम सॉल्ट की जगह एमोनियम सल्फेट यूज कर लो, एमोनियम क्लोराइड की जगह, तो प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो तो। K2SO4 हाँ, प्लस H2O और प्लस एमोनिया, NH प्लस NH3। ठीक है ना। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो, तो सोडियम सल्फेट, वाटर और 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनेगी। बैलेंसिंग आप एक बार देख लेना घर में, ठीक है। ओके, तो ये 3 चीजों से हम लोग इस मेथड से बना सकते हैं लैब में। दिस इज मेथड ए, ठीक है ना, मेथड ए जो लैब में यूज होती है।
अब बोलोगे कि सर इसमें से कौन सा लैब में यूज करते हैं, तो जनरली बेटा हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही यूज करते हैं क्योंकि सबसे सस्ता मिलता है, इसलिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करके ही बनाते हैं। ठीक है ना, दिमाग में रखना। एक मिनट, एक सेकंड रुकना। चलिए, अब एक और छोटी सी एरर, आप यदि बहुत ज्यादा बुक रिफर करने लगोगे तो उसमें आपको एक मिस्टेक मिलेगा, जो मिस्टेक आप एग्जाम में ना कर देना, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी और ऐसे क्वेश्चन पूछी जाती है। यहाँ पे मैंने लिखा है एमोनियम सॉल्ट, बोलने का मतलब कोई भी एमोनियम सॉल्ट यूज कर सकते हैं? नहीं, दो एमोनियम की सॉल्ट नहीं यूज की जा सकती है, बहुत सारे बुक में उसको भी लेके बना दिया गया है, तो आपको वो दिमाग में रखना है क्यों नहीं यूज की जा सकती, ये दिमाग में रखना। एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम नाइट्रेट एंड एमोनियम नाइट्राइट कैन नॉट बी यूज्ड, एमोनियम सॉल्ट ये दोनों नहीं यूज कर सकते हैं, दिस एंड दिस कैन नॉट बी यूज्ड because they decompose on heating, और इन दोनों को यदि आप हीट करते हो तो एक्चुअली रिएक्शन मिक्सचर को क्या किया जाता है, ये भी सॉलिड फॉर्म, ये भी सॉलिड फॉर्म दिया जाता है और हीट किया जाता है। हीट करने पे यदि आप ये सॉल्ट यूज करोगे तो ये डिकम्पोज करता है हीट करने पे। और आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि एमोनियम नाइट्रेट एक एक्सप्लोसिव भी है, इसको हीट करने से एक्सप्लोजन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, एकदम दिमाग में रखना, क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ध्यान से देखो, N और एक O यहां से निकालता है तो बनता है N2O, ठीक है ना, और H4 है तो H4 मतलब 2H2 और 2 ऑक्सीजन बची हुई है, तो 2 ऑक्सीजन है ना, 2H2। दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये नहीं यूज होगा, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक और चीज के लिए कि नाइट्रस ऑक्साइड के प्रिपरेशन में ये वाला यूज होता है, ठीक है। एमोनियम नाइट्रेट, सॉरी दिस इज एमोनियम नाइट्राइट, ये वाला नाइट्रेट, दिस वन इज अमोनियम नाइट्रेट, दिस वन इज अमोनियम नाइट्राइट। इसका इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो N नाइट्रोजन बन के निकलेगी बाहर और हाइड्रोजन के 2 4 है ना, तो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी 2 पड़ी हुई है, तो 2 मॉलिक्यूल पड़ेगा, तो इन दोनों का इस्तेमाल आप नहीं करोगे बनाने के लिए, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट, कैन नॉट पढ़े। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लो, इक्वेशन को 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना, अपने आप सब दिमाग में आ जाएगा, और थोड़ा दिमाग में लगाना कि कौन किसके साथ कोशिश कर रहा होगा कंबाइन करने का, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओके, मिटा दूं? एक और मेथड देख ही लो, इसी स्क्रीन में बता देता हूं, लैब में और एक मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, लैब में एक और मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। ओके, बी और सी मेथड बता देता हूं जो लैब में यूज होती है। ओके, दैट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड को आप यदि हॉट वाटर, गर्म पानी डालोगे उसके ऊपर, मैग्नीशियम नाइट्रेट के ऊपर हॉट वाटर डालो, दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड, IDE, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मालूम ना, मैग्नीशियम 2+ और N3- नाइट्राइड, तो फॉर्मूला हो जाएगा Mg3N2। मैग्नीशियम नाइट्राइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बनेगी। ओके, अल्युमिनियम नाइट्राइड को भी यूज कर सकते हो, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है ना। बट ये दोनों प्रोसेस नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि दिस इज कॉस्टलियर, ये थोड़ा महंगा पड़ता है, कॉस्टलियर प्रोसेस,
ओके, फटाक से लिख लो। मिटा दूं? चलिए, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं? देखो, एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है ना, तो मानो जिस फ्लास्क में मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और अमोनियम सॉल्ट लिया, ठीक है ना, उसको हम लोग थोड़ा टेढ़ा करके हीट करते हैं और फिर जो निकलती है यहाँ से उसको हम लोग साफ ऑफ करते हैं। रीजन बता सकते हो क्यों हम लोग कंटेनर को टिल्ट रखते हैं थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट? सब्लिमेशन नहीं हो जाए इसीलिए। सब्लिमेशन टेढ़ा करने से नहीं होगा क्या? होगा बेटा, हीट देंगे तो होगा। देखो सिंपल रीजन है, इस रिएक्शन में वाटर भी बनता है ना, तो वाटर जो बनता है वो ठंडे पार्ट में जाने के बाद हो सकता है वो कंडेंस कर जाए और वापस जब गिरेगा तो कंटेनर को हार्म कर सकता है, ठीक है। इसलिए कंटेनर को हम लोग टिल्ट रखते हैं, क्योंकि वाटर यदि बना भी तो वो आगे गिर जाए, वो पीछे ना झुके, ठीक है ना। ऐसे रख देते हैं क्योंकि वो आगे ही, सीधा रखेंगे तो पानी वापस गिरेगा तो कंटेनर को तोड़ सकता है। ओके, गर्म कंटेनर में यदि ठंडा पानी गिर जाएगा तो टूट सकता है, ठीक। दिस इज द रीजन कंटेनर इज केप्ट टिल्टेड। यदि कभी पूछ दिया जाए बाय चांस बोल रहा हूं, तो यही लिखना कि टू अवॉइड बैक ट्रिकलिंग ऑफ वाटर, मतलब बैक वाटर ना गिर जाए। ओके, और थोड़ी सी आप लोगों को लैब के बारे में पता चल गया कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कंटेनर को टेढ़ा करना है। चलिए, अब आते हैं हम लोग कॉमर्शियल प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल प्रिपरेशन। कॉमर्शियल प्रिपरेशन हम लोग करते हैं हेवर्स प्रोसेस से। हेवर्स प्रोसेस, हेवर प्रोसेस में हम लोग N2 लेते हैं और वाटर लेते हैं 1:3 वॉल्यूम में, ठीक है। और ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है और बनता है आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। रिएक्शन ये वाला है हेबर्स प्रोसेस का। ओके, अब इंपॉर्टेंट इसमें जो दिमाग में रखनी है, द कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। इस रिएक्शन की सबसे पहली बात एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये रिएक्शन जब होता है, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज -46.1 किलो जूल पर मोल। दिमाग में रखनी है। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक नेगेटिव है, जो है आपको जो टेम्परेचर रखना है वो 450 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखनी है। आपको जो प्रेशर रखना है 200 एटमॉस्फेयर से ऊपर ही रखना है। आपको जो कैटलिस्ट लेनी है, Fe, एक्चुअली देखो मतलब आयरन ऑक्साइड लेते हैं, उसका यूज क्या देखो, फाइनली डिवाइडेड iron obtained by reduction of iron oxide। एक्चुअली हम लोग आयरन ऑक्साइड लेते हैं और वही आयरन ऑक्साइड खुद ही रेड्यूस हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़े आयरन के बन जाते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज होती है नो डाउट, बट वो ऑब्टेन कहां से होती है? हम लोग आयरन ऑक्साइड ही रखते हैं जो रेड्यूस होती है और छोटे छोटे आयरन के टुकड़े बनते हैं।
promoter, हम लोग जो लेते हैं प्रोमोटर, molybdenum oxide, या तो हम लोग मोलिब्डेनियम लेते हैं MO, मोलिब्डेनियम लेते हैं, या एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस पोटासियम ऑक्साइड का मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। या तो मोलिब्डेनियम या तो एल्युमिनियम ऑक्साइड या पोटासियम ऑक्साइड का मिक्सचर। अब देखते हैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट इस रिएक्शन का। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक कंटेनर एक चेंबर में डालते हैं, जो चेंबर होता है कंप्रेसर चेंबर। दिस वन इज कंप्रेसर चेंबर। कंप्रेसर चेंबर में हम लोग प्रेशर को रखते हैं 200 एटमॉस्फेयर के आसपास, बोले तो उससे ऊपर ही रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग जो गैस लेंगे वो किस वॉल्यूम में लेंगे, 1:3, देख रहे हो ना। yes sir, इन होना चाहिए ये, तो 1:3 वॉल्यूम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हम लोग डालते हैं, ओके। तो यहाँ पे गैस की कंप्रेशन हो जाएगी। फिर आगे ये जाता है एक this one is electrically heated catalytic chamber। सारे जो रिएक्शन होते हैं यहीं पे होते हैं। यहाँ पे रहता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना, और हीट होते रहता है साथ में, इलेक्ट्रिसिटी से हीट करते हैं, ओके। आयरन ऑक्साइड है, अल्युमिनियम ऑक्साइड है और पोटासियम ऑक्साइड है। आप चाहो तो इन दोनों के जगह पे मोलिब्डेनियम यूज करें, ठीक है। आयरन ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े बन जाते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन आगे बढ़ता है, कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे सारी रिएक्शन होती है। यहाँ पे ये वाला रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन यहीं पे, ओके। ये रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने के बाद एमोनिया को हम लोग भेजते हैं एक कंडेंसर चेंबर में, कंडेंसर चेंबर विथ कूलिंग पाइप्स। जो एमोनिया हमें मिलता है, ठीक है ना, वो आगे जाता है, उसको हम लोग ठंडा होता है और हमें लिक्विड एमोनिया मिल जाती है, ठीक है ना, हमें लिक्विड एमोनिया मिल जाता है, ओके। दिस वन इज अ कूलिंग चेंबर, जिसमें कूल करने के लिए पाइप्स लगे हुए हैं। एमोनिया ठंडा होता है और लिक्विड एमोनिया हमें मिल जाता है। अब देखो कहानी ये है कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जितना यहाँ पे आया होगा, क्या सारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एमोनिया बन गया होगा? नहीं सर, नहीं बना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली नाइट्रोजन भी आती है, हाइड्रोजन भी आती है, एमोनिया भी आती है। एमोनिया बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उतना जल्दी लिक्विफाई नहीं, ओके, गॉट इट। तो हम लोग क्या करते हैं, जो लिक्विफाइड एमोनिया है वो तो अपना लिक्विड बन के अलग हो गया, बाकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो बचती है उसको वापस से कंप्रेसर चेंबर में भेज देते हैं। वापस से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वापस से कंप्रेसर चेंबर में जाती है, फिर कंप्रेस हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर रिएक्शन होती है, फिर आगे आता है, जो बचता है फिर घूमता है, फिर इस तरह ये प्रोसेस चलते चलते मैक्सिमम हम लोग कन्वर्ट कर ही लेते हैं। और यदि आप ये वाला रिसाइकलिंग नहीं करते, बोलने का मतलब जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बच जाता है उसको आप वापस नहीं भेजते हो, तो सिर्फ 15% रिएक्टेंट का इस्तेमाल हो पाता है। यदि ये रिसाइकलिंग ना की जाए तो सिर्फ 15% रिएक्टेंट का इस्तेमाल आप कर पाओगे, ओके। और यदि आप ऐसे बार बार इसको घुमाते रहते हो तो 98% रिएक्टेंट का इस्तेमाल हो जाता है, ओके। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ओके। तो मिल गई अमोनिया आपको। ये दिमाग में रखना कि रिसाइकिल क्यों की जाती है, एमोनिया की यील्ड को बढ़ाने के लिए, नहीं तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसमें सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बने। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी का,
हाउ टू इंक्रीज यील्ड ऑफ एमोनिया। एमोनिया जो बन रहा है वो ज्यादा बने, उसके लिए आप क्या करोगे? पहली बात, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज रिसाइकल्ड। ओके, दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ पे 1 वॉल्यूम और यहाँ पे हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम, यहाँ पे 2 वॉल्यूम, किस केस में आपको प्रेशर ज्यादा लग रहा है? रिएक्टेंट केस, प्रोडक्ट केस? Reactant. रिएक्टेंट केस में प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि 4 वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर देगा, है ना, 4 वॉल्यूम गैस का ज्यादा प्रेशर देगा। तो ये रिएक्शन में नॉर्मली क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है? डिक्रीज सर। डिक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है। 4 वॉल्यूम जितना प्रेशर देगा 2 वॉल्यूम उतना प्रेशर नहीं देगा, प्रेशर घट रही है आगे जाने से। तो हम लोग एक खुरापाती बुद्धि लगाते हैं। खुरापाती बुद्धि क्या है? हम प्रेशर बढ़ा देते हैं। अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन को क्या लगता है, अरे हमको तो प्रेशर घटाना है, तो वो रिएक्शन को कहां भेजेगा? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड भेजेगा, है ना। तो आप प्रेशर को यदि बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि लीच एट लीस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से। ओके, थर्ड, ये रिमूव करेंगे रेसिपी को। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर को आप कम ही रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, तो टेम्परेचर को आप डिक्रीज करोगे तो यील्ड बढ़ सकती है। तो ये 3 कंडीशन से अमोनिया की यील्ड बढ़ाई जाती है। पहला, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को वापस भेजो, बार बार रिसाइकल करते रहो, प्रेशर बढ़ाओ, टेम्परेचर घटाओ। दूसरा, तीसरा, कंप्लीट। और ये काम करने से आप 98% रिएक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, और यदि ये आप नहीं करोगे तो सिर्फ 15% कन्वर्शन होती है। ओके, फटाक से नोट डाउन करो इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाता हूं। यस सर। अब कुछ रिएक्शन देखेंगे हम एमोनिया के इंपॉर्टेंट वाले। रिएक्शन ऑफ एमोनिया, ओके, फर्स्ट विथ ऑक्सीजन। एमोनिया का ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन होता है हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक है ना। देखो, एमोनिया का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन 2 तरीके से होता है। नॉर्मली यदि हम लोग एमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा, फॉर एग्जांपल देखो, कुछ मैं एक ऐसा सेटअप लेगा, ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूं, एक पाइप से एमोनिया डालूंगा, यहां से मैं एमोनिया डाल रहा हूं, ठीक है, इस पाइप से, और एक पाइप से मैं ऑक्सीजन डाल रहा हूं, ठीक है। एमोनिया और ऑक्सीजन में साथ में एक पाइप से डाल रहा हूं, एक कंटेनर, और यदि मैं इसको जलाता हूं यहाँ, ठीक है ना, मैं एक छोटा सा माचिस से कांडी इसको जलाता हूं तो एमोनिया जलती है, एमोनिया बर्न करेगी, और ये बर्न करती है विथ येलोइश ग्रीन फ्लेम। आप चाहो तो इसको गूगल आउट करके इसके कलर को चेक कर लेना कि येलोइश ग्रीन कैसा होगा। येलो थोड़ा ज्यादा होगा, ग्रीन हल्का कम, ठीक है, येलोइश ग्रीन। तो पहली बात ये जान लो कि एमोनिया इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, एमोनिया कंबशन को सपोर्ट नहीं करता। दूसरी बात, यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको आप जलाओगे तो ये बर्न करता है विद अ येलोइश ग्रीन फ्लेम। ओके,
तो नाइट्रोजन अमोनिया प्लस ऑक्सीजन जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा इट्स नाइट्रोजन प्लस वाटर, ठीक है ना। आपको नाइट्रोजन और वाटर मिलती है, ओके। जनरली एकदम बर्न करवाया जाए तो, और येलोइश ग्रीन कलर फ्लेम के साथ अमोनिया बर्न करता है, ठीक है, और थोड़ा देर बाद बुझ जाएगा। सेकेंड, विथ ऑक्सीजन यदि हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशन लेते हैं, हम प्लैटिनम कैटलिस्ट लगाएंगे, प्लैटिनम या रोडियम कैटलिस्ट लगाते हैं, प्लैटिनम या रोडियम कैटलिस्ट प्लस कुछ 500 है केल्विन टेम्परेचर रखते हैं और 9 बार प्रेशर रखते हैं, तो ये रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट होती है। देखो कैसे करवाते हैं, एक चेम्बर बनाते हैं हम लोग ऐसा, उस चेम्बर में हम लोग एमोनिया डालेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे, ठीक है ना, और नीचे से इसको हीट किया जाता है, ओके। और यहाँ पे हम लोगों ने प्लैटिनम या रोडियम का कैटलिस्ट रखा है, ओके, प्लैटिनम या रोडियम की कैटलिस्ट यहाँ पड़ेगी। तो एमोनिया और ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पे, बेसिकली इट विल रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया प्लस ऑक्सीजन जो है वो आपस में रिएक्ट करके बनेगा NO प्लस H2। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग भी है, तो याद रखना 4-5 से बैलेंसिंग, इसकी आगे भी यूज आएगी आपको। तो एमोनिया देखो कंडीशन ये पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। एमोनिया का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम रोडियम कैटलिस्ट 500 केल्विन और 9 बार प्रेशर। आप सिंपल दिमाग में प्लैटिनम कैटलिस्ट रखो तो आपको याद रहेगा। तो क्या होता है, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, NO गैस मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और वाटर। ओके, गॉट इट, ये दिमाग में रखनी है, इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको NO गैस मिलता है। इस रिएक्शन को फर्दर भी आप करवा सकते हो यदि चाहो तो। ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा ही रहता है, और यदि आप इस गैस को कलेक्ट करते हो किसी कंटेनर में, मान लो किसी एक कंटेनर में मैं इसको कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक कंटेनर है वहां मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो NO फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके, गॉट इट। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस का क्या कलर होता है बताओ तो, जूनियर क्लास पढ़े हो, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम सर, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन गैस, ठीक है ना। आपको एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी जो एक रेडिश ब्राउन गैस होती है, क्योंकि फर्दर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, दैट इज रेडिश ब्राउन गैस। ये आपको दिमाग में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ इसको जलाया जाए तो ये नाइट्रोजन और वाटर बनती है, और यदि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर रखा जाए तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, और फर्दर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से ज्यादा है तो कंबाइन करेगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी। सर फ्लेम के ऊपर में क्या लिखे है? कहाँ बेटा? फ्लेम जो है सर, ये मतलब आग जहाँ पे जल रहा है, मतलब कंटेनर इधर सर, इधर येलो इज ग्रीन, ठीक है, सेकंड वाला सर। अरे 9 बार, ठीक है, कंटेनर के अंदर, ये वाला सर कंटेनर के अंदर फ्लेम के नीचे ऊपर, में सर, उसके जस्ट सर उसके बगल में कंटेनर, कैटलिस्ट सर कैटलिस्ट, प्लैटिनम प्लैटिनम रोडियम, ठीक है, समझ आ गई? चलिए चलिए, ओके, मैं मिटा रहा हूं इसको। तो ऑक्सीजन के साथ दो रिएक्शन याद रखना है, पहला वाला डायरेक्ट और दूसरा वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए,
अब रिएक्शन ऑफ एमोनिया हम लोग जो सेकंड देखेंगे दैट इज विथ एमोनिया एक्सेस में मैंने लिया है और विथ क्लोरीन में रिएक्शन करवा रहा हूं। ध्यान से देखो। अच्छा, क्लोरीन गैस का कलर किसी को मालूम है कैसा होता है? थोड़ा सोचो, देखो कलर उलर जानोगे तब ना केमिस्ट्री में मजा आएगा। ग्रीन क्लोरीन गैस बोलो। ग्रीन ग्रीनिश येलो होता है। वेरी गुड, ग्रीनिश येलो रहता है। ओके, जो आप हरा वाला सेब देखो ना, ग्रीन कलर का जो सेब Yes. होता है सही कलर रहता है। ठीक है, तो एमोनिया मैंने एक्सेस में लिया और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए, एमोनिया का रिएक्शन मैं क्लोरीन के साथ करवा रहा हूं। एमोनिया इज इन एक्सेस, तो एक्चुअली ये बनता है आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। बहुत सिंपल है, देखो क्या है, 6H, ठीक है ना, और आपको यहाँ पे भी 6 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 6H 6H 6 क्लोरीन 6 HCl बना और साथ में बच क्या जाएगा? क्या बचा? और क्या बचा? हाइड्रोजन साढ़े NF3 सिर्फ स्टेबल है। नाइट्रोजन का सिर्फ एक हैलाइड NF3 स्टेबल होता है, बाकी सब हाईली एक्सप्लोसिव होती है। और NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड येलो कलर्ड लिक्विड जो काफी एक्सप्लोसिव। दिमाग में रखिएगा 1 2 क्लोरीन के साथ 2 रिएक्शन। नंबर सी, फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका काम आता है। कैसे? एमोनिया को आप डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड साथ ट्रीट करो या एमोनिया को आप फॉस्फोरिक एसिड के साथ ट्रीट करो। तो यहाँ पे तो आपको मालूम ही है कि अमोनियम सल्फेट बनती है, इट्स इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर, और एमोनियम फॉस्फेट बनेगी, दिस इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर। ठीक है ना, ये 2 फर्टिलाइजर्स। बड़े बहुत सिंपल है, आराम से देखो, 2-4 बार लिखना, पेन चलाना, समझ जाओगे सब। बड़े तो क्लोरीन के साथ 2 कंडीशन, एमोनिया एक्सेस में है और क्लोरीन एक्सेस में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दूं। अभी एक टॉपिक बताने वाला हूं, इसी टॉपिक से जी एडवांस्ड में संडे को एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछी गई। ओके, तो ये टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, वो क्वेश्चन मैं दूंगा और आपको बनाना है। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। विथ एक्वस एमोनिया। एक्वस एमोनिया हम लोग किसको बोलते हैं मालूम है ना? किसको बोलते हैं? NH4OH। NH4OH को बोलते हैं। ठीक है ना? एक्वस एमोनिया से हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कौन सा सॉल्ट है, उसमें कौन से कैटायन है, कौन से एनायन है, सॉल्ट एनालिसिस है ना, दैट इज सॉल्ट एनालिसिस। तो इंपॉर्टेंट है ये। एक्वस एमोनिया से हम लोग सॉल्ट एनालिसिस करते हैं और सॉल्ट एनालिसिस से काफी अच्छे ग्रेड के पूछे जाते हैं। ओके, देखिएगा ध्यान से, कैसे पता करेंगे। पहला, मान लो मेरे पास है फेरस सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन, मैं उसको एमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालता हूं। एमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक्वस एमोनिया
तो फेरस सल्फेट की सॉल्यूशन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट बताओ मुझे क्या होगा? NH4 होल थ्राइस SO4 होल थ्राइस होल ट्वाइस SO4 होल ट्वाइस NH4 होल ट्वाइस SO4। ध्यान दो, ये वाला जो प्रेसिपिटेट होगा, यदि आपके सॉल्यूशन में Fe2+ आयन है, कोई भी रेडिश सॉल्यूशन ब्राउन 2+ आयन है, और यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको ट्रीट किया गया है, तो वो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बनाएगा। डर्टी रिएक्शन ग्रीन कैसे हुआ सर? हाँ बोलो, रिएक्शन कैसे बनाए सर? फिर से बताइए। क्या बोल रहे हो बेटा? पूछ रहे रिएक्शन कैसे हुआ? रिएक्शन कैसे हुआ? देखो, हाँ। Fe, ठीक है, और OH आपस में कंबाइन किया, Fe2+ और OH माइनस, ठीक है ना? क्या बनेगा? FeOH होल ट्वाइस, ठीक है, और NH4 SO4 आपस में कंबाइन करके क्या बनेगा? NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है ना? यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले लो, बैलेंसिंग तो आप करोगे ना घर में, समझ आ गई? तो Fe2+ है ना यहाँ पे, तो Fe2+ आयन कभी भी रहेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो आपको एक डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट मिलेगा। ओके, जो एक्सेस अमोनिया में भी, यदि आप एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी लेते हो तब भी इनसॉल्युबल रहेगा। ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट, सॉरी, फेरस आयन की कोई भी सॉल्ट रहेगी, उसमें आप जितना भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दो वो सॉल्युबल नहीं होगा, वो इनसॉल्युबल ही रहेगा। नेक्स्ट FeCl3, मुझे बताओ इसमें कौन सी आयन है? Fe3+ रेडिश ब्राउन 3+ आयन है, सॉरी 3+ Fe की है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैं यदि रिएक्ट करवाता हूं FeOH होल थ्राइस, ठीक है ना? Some books write it also as, इसको ऐसे भी लिखा जाता है Fe2O3.XH2, कोई डिफरेंस नहीं है, 3+ आयन है, प्लस NH4, सर होल थ्राइस नहीं होगा? हाँ होल थ्राइस होगा बेटा, वही तो, ओके 3N NH4Cl, ठीक है? तो यहाँ पे Fe3+ आयन है, तो Fe3+ आयन जो होती है दैट रेडिश ब्राउन, ठीक है? इसको भी कितना भी ले लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसमें इनसॉल्युबल रहेगा। ओके, ये कभी भी नहीं डिसॉल्व करेगी, Fe3+ की जो प्रेसिपिटेट है उसको डिसॉल्व नहीं करती। थर्ड, लेड नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यदि आप लेते हो तो आपको मिलेगा PbOH होल ट्वाइस प्लस NH4NO3, ठीक है? तो Pb2+ आयन जब भी रहता है तो वो येलो white प्रेसिपिटेट बनाता है, ध्यान देना, और ये भी इनसॉल्युबल रहेगी, जितना भी आप डाल लो। तो आपके सिलेबस में ये 3 ही हैं इनसॉल्युबल वाले, सॉल्युबल वाले भी 3-4 हैं, वो बताऊंगा अभी मैं आपको। तो ये दिमाग रखना, Fe2+ आयन है तो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो इनसॉल्युबल रहेगा। ओके, और सिमिलरली यदि 3+ आयन है, 3+ आयन, तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट वो भी इनसॉल्युबल। लेड की 2+ आयन है तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट वो भी एक्सेस में इनसॉल्युबल, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, इसको मैं मिटा दूं, कुछ मेंशन नहीं है बुक में, ये वाला मेंशन नहीं है बुक में, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे, याद रखिएगा 2+ में ग्रीन, 3+ में रेडिश ब्राउन आयरन का, और लेड का 2+ में व्हाइट।
द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो मैं इसको अलग टॉपिक ही बना के लिख दे रहा हूं। जिंक, मान लो आपके पास जिंक सल्फेट है, आपने उसको एमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो आपको मिलेगा जिंक हाइड्रोक्साइड, ओके, प्लस एमोनियम सल्फेट। जिंक हाइड्रोक्साइड इज आल्सो व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मानो आपको जिंक सल्फेट दिया हुआ है और लेड नाइट्रेट दिया हुआ है, ओके, दोनों तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ये जेलेटिनस व्हाइट रहता है। जेलेटिनस व्हाइट मतलब जो पानी का जो चावल होता है ना, भात बनाने के बाद जो चावल बचता है वैसा रहता है जेलेटिनस व्हाइट। पर हटाओ, उसमें डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। जिंक सल्फेट भी एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब Zn2+ आयन व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रही है, लेड 2+ आयन भी व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि दोनों में से कौन है? हाँ, यदि आप एक्सेस में डालते हो तब कहानी चेंज। एक्सेस में ये सॉल्युबल होता है, एक्सेस में Zn2+ प्रेसिपिटेट जो है यहाँ पे वो सॉल्युबल हो जाती है, वो मिल जाती है। कैसे मिलती है देखो, इंपॉर्टेंट है। यदि एक्सेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब क्या है, एमोनिया मतलब एक्वस एमोनिया ही एक्सेस है ना। नाइट्रोजन पे एक्चुअली एक लोन पेयर होता है, ओके, जिसको आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर जब पढ़ोगे तो इट इज नोन एज लिगैंड, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लिगैंड। जो क्या करता है, जो लोन पेयर हमेशा डोनेट करने के लिए ये रेडी रहे। तो ये Zn2+ को यहाँ पे जो है लोन पेयर मिल जाए तो काम बन सकती है और सॉल्युबल हो जाएगी। तो एक्चुअली फिर एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज ZnNH3 ठीक है। इसका नेमिंग, इस कंपाउंड का क्या नाम है इत्यादि we will discuss in coordination compound, जब पढ़ेंगे वहां पे डिस्कशन होगी, बट ये जान लो ये सॉल्युबल है। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जिंक आयन भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, बट हम यदि एक्सेस ले एमोनियम हाइड्रोक्साइड तो जो लोन पेयर नाइट्रोजन पे रहता है वो डोनेट होता है, और डोनेट होने से एक कॉम्प्लेक्स बनती है ZnNH3 दैट इज अ सॉल्युबल प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, गॉट इट। और लेड में वो नहीं सॉल्युबल होगा, नहीं मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखती रहेगी। सेकंड क्वेश्चन, मानो कॉपर 2+ आयन रहता है, तो कॉपर 2+ आयन का कलर क्या रहता है, बताओ तो बेटा। रेडिश ब्राउन। कॉपर सल्फेट नहीं पढ़ा? अच्छा, ब्लू होता है सर, ब्लू होता है सर। रॉयल ब्लू। कॉपर 2+, कॉपर का कलर होता है रेड कलर, कॉपर 2+ आयन का होता है ब्लू कलर, ठीक है। अब कॉपर 2+ आयन को एक्सेस एमोनिया के साथ ट्रीट करोगे, ठीक है ना, एमोनिया एक्वस एक्सेस, तो यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो सॉल्युबल है। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि कॉपर 2+ आयन दैट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, तो कलर ब्लू है और एक्सेस एमोनिया साथ हम ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या चेंजेस नोटिस करोगे, यहाँ पे भी ये लोन पेयर डोनेट होने के लिए रेडी है कॉपर को एंड फॉर्म्स अ प्रोडक्ट कॉपर के साथ अ प्रोडक्ट, दिस इज ओके, अंडरस्टूड। तो ये दिमाग में रखिए, गॉट इट। यस सर। जल्दी से लिखो, 1 मिनट में आया थोड़ा सा पानी। लिख लिया, पढ़ते हैं, ओके। और इसका कलर डीप ब्लू है, ये दिमाग में रखिए।
और इसको हम लोग एजियोर भी बोलते हैं, एजियोर, डीप ब्लू या एजियोर ब्लू। एजियोर ब्लू एकदम बहुत ज्यादा ब्लू को बोलते हैं। तो ये ध्यान में रहेगा। वाटर, अच्छा ये भी सॉल्युबल है, आपको मालूम है ना, कॉपर 2+ जब भी रहेगा तो ब्लू कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी। ओके, कॉपर 2+ की जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर की, ओके, ब्लू कलर प्रेसिपिटेट नहीं, कॉपर 2+ है तो ब्लू कलर की सॉल्यूशन रहती है। अब उसको यदि अमोनिया एक्सेस मिला दिया जाए तो वो ब्लू कलर और डीप हो जाता है, डीप ब्लू बनता है। अंडरस्टूड? अब देखिएगा नेक्स्ट, सिल्वर। सिल्वर यदि Cl- के कांटेक्ट में आए तो क्या बनता है, किस कलर का प्रेसिपिटेट बनता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। यस, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनती है सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ पे यदि आप एक्सेस यूज कर दो, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ओके, तो ये एक कलरलेस बनेगा कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक है ना, डाइअमीन सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम, नेमिंग अभी छोड़ दो, नेमिंग हम लोग पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। ये ध्यान में रहेगा, AgNH3 होल ट्वाइस Cl बनता है, दैट इज कलरलेस, कलरलेस। ओके, ध्यान रहेगा। जल्दी से एक बार इसको देखो और इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन आई है जो मैं अभी करवाऊंगा, ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। ध्यान से देख लेना, ठीक है। सर सी नंबर थोड़ा बता दिया ना फिर से। बी नंबर, सी एजी वाला सर। सिल्वर, आपने पढ़ा है जूनियर क्लास में कि सिल्वर यदि क्लोराइड आयन के कांटेक्ट में आता है तो AgCl बनता है ना। ओके, ये रिएक्शन तो पढ़ा ही है, AgNO3 प्लस सर जो NaCl। एक्सेस के बाद बताए ना सर, तो वो थोड़ा समझ नहीं। अच्छा, ये मालूम है बेटा, एक्सेस डालोगे ना, एक्सेस अमोनिया डालोगे तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करने के लिए रेडी रहता है यहाँ पे, और एक कॉम्प्लेक्स बनती है दैट इज AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ठीक है ना। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स दैट इज कलरलेस। तो आपका जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है वो डिसॉल्व होके बन जाती है कलरलेस, ठीक है। तो आप कैसे पहचानोगे कि वो सिल्वर की सॉल्ट है, तो सिल्वर क्लोराइड लो, व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, एक्सेस अमोनिया डालो और वो कलरलेस बन जाएगा, तो आप पहचान लो कि वो सिल्वर है। ओके, सिल्वर आयन प्रेजेंट है उसमें। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो, पूछी गई है 2020 जी एडवांस्ड। बोला क्या गया है कि एक कलरलेस सॉल्यूशन है, ध्यान से देखो, एक कलरलेस सॉल्यूशन है और इट कंटेन्स 2 salts of nitrates, ओके। एक कलरलेस सॉल्यूशन है, उसमें 2 सॉल्ट्स हैं नाइट्रेट्स के, सपोज X एंड Y, ठीक है। इस सॉल्यूशन को NaCl के साथ ट्रीट किया गया तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, ओके। और इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को यदि बॉइलिंग वाटर में डाला गया ओके, तो आपको एक रेसिड्यू मिलता है P और एक सॉल्यूशन मिलता है Q। ये सॉल्यूशन पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करती है और येलो प्रेसिपिटेट बनती है, और ये रेसिड्यू P जो है वो आपका
soluble in excess ammonia aqueous. ओके, अब बोला गया है आइडेंटिफाई x एंड y. ऑप्शन में दे देता हूं आपको, जिंक एंड लेड, सिल्वर एंड लेड, सिल्वर एंड कैडमियम, Fe एंड जिंक. कौन कौन से आयन हो सकते हैं, किसके किसके सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसकी. थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा क्वेश्चन आपने. ऑप्शन बी सर. वेरी गुड, ऑप्शन बी है. यस सर. देखो इसमें सबसे सिंपल जो हिंट दिया हुआ है व्हाइट प्रेसिपिटेट. ओके, व्हाइट प्रेसिपिटेट हिंट दिया हुआ है, तो आप यदि x को मानते हो, व्हाइट प्रेसिपिटेट तो 2 ही के साथ बन रही है, हम लोग देख रहे हैं 3 के साथ बन रही है, समझो एक पल के लिए. तो मैं मानता हूं कि सिल्वर नाइट्रेट है इसमें, मैं मानता हूं इसमें लेड नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट दोनों NaCl में डिसॉल्व करता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है. और आपको मालूम है जो बनेगा लेड NaCl के साथ रिएक्शन होगी तो बनेगी PbCl2 और AgNO3 NaCl. देखो ध्यान से, AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, AgCl बनेगा. लेड नाइट्रेट NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो लेड क्लोराइड बनेगा. तो ये दोनों था, इसके अंदर में NaCl से रिएक्ट करवाया, AgCl और लेड क्लोराइड बना, दोनों व्हाइट प्रेसिपिटेट होती है. और आपने जूनियर क्लासेस में ये चीज पढ़ा हुआ है, ICSE वालों ने खासकर पढ़ा है कि लेड क्लोराइड जो होती है सॉल्युबल होती है बॉइलिंग वाटर में. क्यों बना? और तीसरा भी एक हिंट यहाँ पे अच्छा है कि येलो प्रेसिपिटेट PbI2 बनेगा. आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है PbI2 बनती है. और ये जो रेसिड्यू है वो एक्सेस एमोनिया में सॉल्युबल है, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स इन AgNO3 होल ट्वाइस Cl. ओके, तो वो दोनों सॉल्ट है, सिल्वर और लेड. बहुत सिंपल सी क्वेश्चन एडवांस्ड में आई है इस पर. ओके, थोड़ा सा बच्चा दिमाग. बोलिए बेटा. फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, जिंक और लेड से नहीं हो सकता. देखो जिंक का है कि जिंक क्लोराइड जो है ना वो एक्सेस में सॉल्युबल नहीं है. जिंक क्लोराइड हमेशा इनसॉल्युबल रह जाता है, ठीक है ना. जिंक इज इनसॉल्युबल. ओके, सर ये पूरे सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ. इनसॉल्युबल था मैंने से. लेड भी इनसॉल्युबल रहती है, लेड 2+ भी इनसॉल्युबल रहती है, पर बॉइलिंग वाटर में वो हल्का सा डिसॉल्व होता है. ओके, ये थोड़ा सा ट्रिक आपको यहाँ पे पकड़ना है. जिंक क्लोराइड गर्म पानी करो या कुछ करो नहीं डिसॉल्व करेगी, लेड थोड़ा सा डिसॉल्व करता है. ओके, लेड क्लोराइड इज सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर बट नॉर्मल में नहीं. सर जिंक आप सोल्यूबल लिखवाएं अभी. हाँ सर अभी सॉल्युबल लिखवाया था इसलिए हम पूछे. इनसॉल्युबल होगी बेटा, मैं तीनों इनसॉल्युबल होगी, ध्यान देना. मैं गलत लिखवा दिया हूं, यदि लिखवाया तो. सर इनसॉल्युबल एक्सेस NH3 में सर. एक्सेस की बात कर रहा हूं, एक्सेस में जिंक सॉल्युबल है, ठीक है. कॉपर सॉल्युबल हो जाएगा, Ag सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है ना. एक्सेस में ये सॉल्युबल, ठीक है. वहां पे एक्सेस ही लिखे हैं क्वेश्चन में, तो सर आप एक्सेस ही लिखे हैं ना सर, सॉल्युबल इन एक्सेस NH3 एक्सेस. यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जब डिसॉल्व करते हो तो फंसता है क्वेश्चन. देखो जिंक और लेड नहीं होगा इसका ऑप्शन, क्योंकि जो व्हाइट कलर की रेसिड्यू बन रही है तो मोर ऑफ द मैचिंग जो हो रही है आपकी, इट विल बी सिल्वर एंड लेड ही होगी इसकी ऑप्शन. क्योंकि आप एक्चुअली जो ऑप्शन था बेटा ना, जिंक के साथ सिल्वर दिया हुआ था, ये ऑप्शन था. अंडरस्टूड? जिंक के साथ सिल्वर ऑप्शन था, लेड ऑप्शन नहीं. ओके, यस सर. भी कहीं ना कहीं थोड़ी रेसिड्यू बनेगी तो वो चलो ठीक है, बोल सकते हो. जिंक और लेड रहता तो फंस जाता कहां, थोड़ा फंस गया. ठीक है, समझ गए? यस सर. गॉट इट. ऑप्शन वाज जिंक एंड सिल्वर. मुझे ध्यान आ गया, जिंक और सिल्वर था और सिल्वर और लेड था. अंडरस्टूड? क्योंकि जिंक भी एक्सेस में सॉल्युबल होता है, नो डाउट. गुड, वेरी गुड. चलिए, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन थी इनऑर्गेनिक सेक्शन से.
और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन देती है हाइड्रोलाइसिस पे? पोटेशियम वाला देता है। KO2। यस है ना? सर, बनाए थे सर। peroxide। आपने पढ़ा है कि ब्रीदिंग मास्क में हम लोग यूज करते हैं उसको, KOH हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन बनती है। ओके, चलिए